ग्रीस लिए चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर भारतीय समुदाय को संबोधित कर रहे हैं। दूसरे को बहुत कुछ सिखाया भी है। मेरे परिवारजनों, हर सभ्यता और हर संस्कृति की कुछ न कुछ एक विशेष पहचान होती है। भारतीय सभ्यता की पहचान विश्व को जोड़ने की रही है। इस भावना को हमारे गुरुओं ने सबसे ज्यादा सशक्त किया है। गुरु नानक देव जी का विश्व भ्रमण, जिसको हम उदासियों के रूप में जानते हैं, उनका उद्देश्य क्या था? उनका उद्देश्य यही था कि वो मानवता को जोड़ें, इंसानियत का भला करें। गुरु नानक देव जी ने ग्रीस में भी अनेक स्थानों की यात्रा की थी। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सर्वदा भला। सबका भला हो, सबका हित हो, यही कामना तब भी थी और आज भी भारत इन्हीं संस्कारों को आगे बढ़ा रहा है। आपने देखा है कि कोरोना काल में कैसे भारत की दवाओं ने सप्लाई चेन को चलाए रखा, रुकावटें नहीं आने दी। मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन ने दुनिया भर में करोड़ों करोड़ों लोगों का जीवन बचाया। कोरोना के इस काल में हमारे गुरुद्वारों में लंगर लगे, मंदिरों में भंडारे लगे, हमारे सिख नौजवानों ने मानवता की मिसाल पेश की। एक राष्ट्र के रूप में, एक समाज के रूप में ये जो काम भारत करता है, यही हमारे संस्कार है। साथियों, आज दुनिया नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ बढ़ रही है। भारत के बढ़ते सामर्थ्य के साथ ही विश्व में भारत की भूमिका भी तेजी से बदल रही है। अभी मैं दक्षिण अफ्रीका में ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेकर आ रहा हूं। अब से कुछ दिन बाद भारत में G20 का शिखर सम्मेलन होने जा रहा है। G20 का प्रेसिडेंट होने के नाते भारत ने इसकी जो थीम तय की है, उसमें भी विश्व बंधुत्व की यही भावना नजर आती है। ये थीम है। तो ग्रीस में मौजूद हैं प्रधानमंत्री और यहां भारतीय समुदाय को वो संबोधित कर रहे थे। इसी से जुड़ी खबर भी आपको बताते हैं कि ग्रीस दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी को एथेंस में ग्रीक राष्ट्रपति कैटरीना सकेलारोपोउलो ने ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। पीएम मोदी ने अपने संदेश में इसकी जानकारी देते हुए लिखा कि मुझे ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित करने के लिए मैं राष्ट्रपति कतेरीना सकेलारोपोउलो, ग्रीस की सरकार और लोगों को धन्यवाद देता हूं। इससे पता चलता है कि ग्रीस के लोगों का भारत के प्रति कितना सम्मान है। और चलिए बढ़ते आगे और बात इंदौर से बड़ी खबर की करते हैं। इंदौर से बड़ी खबर यह है कि सेज यूनिवर्सिटी के छात्र का शव कॉलेज के पीछे पहाड़ी में मिला है। सिंगरौली से इंदौर आकर सेज यूनिवर्सिटी में पढ़ाई ये मृतक कर रहा था। यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में ही मृतक छात्र रहता था और 3 दिन से हॉस्टल से वो लापता चल रहा था। तेजाजी नगर पुलिस ने शव को अब एमवाय अस्पताल भेजा है, जहां पर पोस्टमार्टम होगा। लेकिन ये बड़ी खबर इस वक्त आपको सेज यूनिवर्सिटी के छात्र की मौत की खबर आपको बता रहे हैं। इंदौर से खबर है, सेज यूनिवर्सिटी के छात्र का शव कॉलेज के पीछे पहाड़ी में मिला है और सिंगरौली से इंदौर आकर सेज यूनिवर्सिटी में
ये पढ़ाई कर रहा था और यहीं पर रह रहा था, यूनिवर्सिटी के ही हॉस्टल में रहता था। 3 दिन से इस हॉस्टल से लापता भी था और अब जाकर इस छात्र का शव बरामद हुआ है। तेजाजी नगर पुलिस ने शव को एमवाय अस्पताल भेज दिया है, जहां पर अब पोस्टमार्टम होगा ताकि पता चल सके ये मौत हुई कैसे, इसके पीछे कारण क्या है। लेकिन 3 दिन से छात्र लापता चल रहा था, यह बात सामने आ चुकी है कि 3 दिन से उसका कोई अता पता नहीं था और यह छात्र सिंगरौली का रहने वाला है। इंदौर आया था, सेज यूनिवर्सिटी में वो पढ़ाई कर रहा था और कॉलेज के पीछे ही पहाड़ी में उसका शव मिला है। सिंगरौली से इंदौर आकर ये पढ़ाई कर रहा था। मिथिलेश हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे जानकारी लेते हैं इस पूरे मामले को लेकर। मिथिलेश, क्या जानकारी है, कौन सी ईयर का छात्र था, क्या पढ़ाई कर रहा था और क्या परिवार वालों को खबर थी कि ये 3 दिन से लापता है? देखिए, सेकेंड ईयर के छात्र हैं। अभी तक जो जानकारी सामने आई कि सिंगरौली के रहने वाले हैं, सेज यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे थे, सेकेंड ईयर के छात्र हैं और परिवार के जो उनके कजन, एक ब्रदर और उनकी एक बहन, उनके ही परिवार के 2 लोग और भी उनके साथ यहाँ पर पढ़ाई करते हैं। सेज के हॉस्टल में रहते थे और राखी की छुट्टी की जो जानकारी हॉस्टल में है, हॉस्टल के वार्डन को, कि राखी की छुट्टी के नाम पर वो यहाँ से सिंगरौली के लिए निकले थे, लेकिन 3 दिनों से लापता थे। और सेज यूनिवर्सिटी जो है वो पहाड़ियों पर बसी हुई यूनिवर्सिटी है। ठीक उसके पीछे पहाड़ का जो निचला हिस्सा है, वहां के से इनका जो शव है वो मिला हुआ है। एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची। एफएसएल ने सारे साक्ष्य वहां से इकट्ठे किए हैं। डीसीपी आदित्य मिश्रा जोन 1 के एसपी हैं, डीसीपी हैं, उनके मुताबिक कि एफएसएल ने वहां पहुंची, सारे साक्ष्य को इकट्ठा कर लिया। जो स्टूडेंट है उनके हाथ में ब्लू कलर का, नीले रंग का कुछ पाउडर उनके हाथ में लगा हुआ है और अभी तक कुछ जानकारी और सामने आ रही है कि आखिर वो पाउडर क्या है, किस वजह से है। एक कंबल भी पास में रखा हुआ था। तो हर चीज को लेकर अब जांच की जा रही है, इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, परिवार के लोगों से संपर्क किया जा रहा है। लेकिन जैसे जानकारी थी कि राखी की छुट्टी के लिए वो सिंगरौली जा रहे थे, लेकिन उन 3 दिन से लापता थे और उनकी जो बॉडी है अब सेज यूनिवर्सिटी के पीछे के हिस्से से मिल चुकी है। चलिए, बहुत शुक्रिया मिथिलेश आपका इस जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, चंद्रयान 3 सकुशल अपनी मंजिल पर पहुंच चुका है। भारत इसका जश्न भी मना चुका है, लेकिन चंद्रयान 3 अपना काम भी शुरू कर चुका है। इसरो ने उसे 14 दिन का टास्क देकर भेज रखा है और अब आम आदमी के मन में यह सवाल भी उठने लगा है कि आखिर 14 दिन बाद यह मिशन काम करना क्या बंद कर देगा? इसके बाद विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर की भूमिका क्या होगी? मिशन आगे कैसे बढ़ेगा? चांद के ऑर्बिट में मौजूद ऑर्बिटर क्या करने वाला है? सारे सवालों के जवाब इस रिपोर्ट में। प्रज्ञान रोवर अब अपने हिस्से का मिशन पूरा करने के लिए निकल पड़ा है। इसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिनमें प्रज्ञान रोवर लैंडर विक्रम से निकलकर चांद की जमीन की ओर बढ़ रहा है। रोवर से चांद की जमीन कैसी दिखी, वो तस्वीरें आपको देखने को मिल रही हैं। लैंडर विक्रम ने लैंडिंग के वक्त चंद्रमा की सतह की फोटो भी भेजी है। इसमें चंद्रयान 3 की लैंडिंग साइट का एक हिस्सा दिखाई दे रहा है। लैंडर का एक पैर और उसके साथ की परछाई भी दिखाई दे रही है। तस्वीर में साफ साफ देखा जा सकता है कि चंद्रयान 3 जिस जगह पर लैंड हुआ वो जगह समतल है। कैसे काम करेगा रोवर? 6 पहियों और 26 किलो वजनी रोवर प्रज्ञान चांद की सतह पर घूम रहा है। प्रज्ञान ने सबसे पहले सोलर पैनल खोले। सूर्य की रोशनी से ही रोवर चार्ज हो रहा है। प्रज्ञान 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चल रहा है। चांद की जमीन को रोवर स्कैन कर रहा है। प्रज्ञान लगभग 14 दिनों में करीब 500 मीटर की दूरी तय करेगा। विक्रम लैंडर भी चांद के वातावरण का डाटा जमा करेगा। लैंडर प्रोपल्सन मॉड्यूल के जरिए इसरो के डाटा सेंटर से जुड़ गया है। लैंडिंग के बाद लैंडर ने चंद्रमा की पहली तस्वीर भी भेजी है। वहीं प्रज्ञान रोवर लैंडर विक्रम से बाहर आकर चंद्रमा की जमीन पर पहुंच गया है। ये चांद की सतह पर मौजूद केमिकल्स की मात्रा और गुणवत्ता की स्टडी करेगा, साथ ही खनिजों की खोज भी करेगा। दूसरा अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर है। ये एलिमेंट कंपोजिशन की स्टडी करेगा। मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, सिलिकॉन, पोटेशियम, कैल्शियम, टिन और लोहा की खोज लैंडिंग साइट के आसपास चांद की सतह पर करेगा। विक्रम के पेलोड्स क्या करेंगे? पहला पेलोड रंभा चांद की सतह पर सूरज से आने वाले प्लाज्मा कणों की जांच करेगा। दूसरे पेलोड चास्टे का काम चांद की सतह पर तापमान की जांच करना है। तीसरा पेलोड इल्सा लैंडिंग साइट के आसपास भूकंपीय गतिविधियों की जांच करेगा। चौथा पेलोड LRA चांद के डायनेमिक्स को समझने की कोशिश करेगा।
चांद पर हमें क्या मिलेगा? चांद की सतह पर पानी की खोज सबसे बड़ा काम है। चांद पर यूरेनियम, गोल्ड या दुर्लभ धातु मिल सकती है। हीलियम 3 होने की भी संभावना है। इससे न्यूक्लियर ईंधन बन सकता है। चंद्रयान 3 मिशन का सबसे महत्वपूर्ण काम अब शुरू हुआ है। इस मिशन में रोवर और लैंडर का सबसे बड़ा काम है चंद्रमा पर पानी की खोज को आगे बढ़ाना। इसके संकेत 2008 में चंद्रयान 1 के दौरान भारत के जरिए पूरी दुनिया को मिले थे। अगर ये खोज सफल रही तो चांद पर मानव बस्ती बसाने का सपना पूरा होने के आसार बन जाएंगे। साथ ही चांद को सुदूर अंतरिक्ष अभियानों के लिए फ्यूल स्टेशन के तौर पर इस्तेमाल करने की राह भी खुल जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी के साथ खबर असरदार में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। 3 साल का रिपोर्ट कार्ड कांग्रेस पर निशाना साधा।